हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने चैनल शिव कृपा क्लासेस पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर एनसीईआरटी जीएस के समस्त विषयों को समग्रता से कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे अध्याय पर बात करेंगे, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो आइए दोस्तों, हम इस अर्थशास्त्र विषय के दूसरे अध्याय को पढ़ना आरंभ करते हैं, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। कहने का मतलब है दोस्तों, इस पैराग्राफ के द्वारा जनसंख्या को बोझ के रूप में न दिखाकर उसको एक परिसंपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब मानव पढ़ लिख के शिक्षित होकर किसी भी चीज़ में लग जाता है तो वो जनसंख्या बोझ ना होकर एक संपत्ति बन जाता है, वो एक मानव पूंजी के रूप में बदल जाता है। वही मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। चलिए दोस्तों, अगला पैराग्राफ। परिचय। संसाधन के रूप में लोग, ये हेडलाइन है। वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। क्या है दोस्तों? जनसंख्या एक मानव संसाधन है यदि उसके प्रति निवेश किया जाए तो। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव पूंजी निर्माण, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। दोस्तों, आप लोग जानते हुए एक मानव जब उसमें शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा उसका विकास कर दिया जाता है तो वही मानव एक बोझ जनसंख्या का ना होकर एक संपत्ति बन जाता है, एक मानव पूंजी बन जाता है। उसमें ज्ञान का विकास हो जाता है और वो भौतिक पूंजी की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में क्या करता है? वृद्धि करता है। आगे देखते हैं। मानव पूंजी में निवेश, जैसे शिक्षा में निवेश, प्रशिक्षण में निवेश और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षता देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, एक कोटेशन ऊपर था, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति के आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। अभी दोस्तों, ये पूरे चीज़ का आपको एक्सप्लेन मिलेगा, अच्छी तरीके से समझने का इसमें मौका मिलेगा कि आखिर एक मानव पूंजी उसको एक परिसंपत्ति के रूप में, एक जनसंख्या को परिसंपत्ति के रूप में कैसे बदला जा सकता है। जिस व्यक्ति के पीछे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण में सुधार नहीं होता, वो जनसंख्या कैसी होती है।
और परिसंपत्ति वाली जनसंख्या वो जनसंख्या कैसी होती है। लेकिन यह आश्चर्य नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व हुई हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इस एक उत्पादक परिसंपत्ति में इसको किया जा सकता है, बदला जा सकता है, या उसमें शिक्षा का विकास किया जाए, स्वास्थ्य का विकास किया जाए, उसको प्रशिक्षण दिया जाए, तो वही मानो एक देश के लिए दायित्व न होकर एक परिसंपत्ति के रूप में बदल जाता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा उसको परिसंपत्ति रूप में बदला जा सकता है। आगे दोस्तों, एक कोटेशन है काफ़ी बेसिक लेवल पर, दोस्तों इसको समझ लेते हैं, काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है दोस्तों कोटेशन? शकल की कहानी, शकल की कहानी हम लोग देखेंगे। दो मित्र बिलास और शकल एक ही गांव सोमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वह उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की शिक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसायिक, दोस्तों अब वो पढ़ रहा है, उसके बाद वो कंप्यूटर के विकास, आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी का भी पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस प्रकार से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। आप लोगों ने देखा दोस्तों कि कैसे एक आदमी जिसको जनसंख्या में गिना जाता है, दायित्व में गिना जाता है, वही जब पढ़ लिख लिया, उसमें ज्ञान का विकास हो गया, हर चीज़ से वो प्रोन्नति हो गई, तो वही जनसंख्या, वही व्यक्ति एक संपत्ति में, एक परिसंपत्ति में बदल गया। अब वो दूसरों को भी सेवाएं दे सकता है, सेवाएं कर रहा है। आगे दोस्तों, उच्च आय से न केवल, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती। आपने देखा दोस्तों बेसिक लेवल पर कैसे मानव पूंजी को, एक मानव को मानव पूंजी में बदलने, उसको सेवाओं के बारे में एक व्याख्या रूप में बेसिक लेवल पर कितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। अब हम शकल के बारे में बताएंगे आगे। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व माना जा रहा है। दोस्तों वही बात घूम के आ रही कि विशाल जनसंख्या की भारत में भले ही हो, लेकिन उसको अगर दायित्व, अगर उस व्यक्ति के विकास के लिए उसमें शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें प्रशिक्षण दिया जाए, तो दायित्व न होकर एक परिसंपत्ति के रूप में बदल जा सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये शकल है, ये विलास है। एक बार इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे।
ये आपका शकल है दोस्तों। और ये आपका बिलास है इस तरफ। ये आपका बिलास है। आप लोग देखिए दोस्तों, ये आदमी पढ़ लिख गया, इसकी पर्सनालिटी को देखिए, इसकी ये इस व्यक्ति के विकास के लिए इसको शिक्षा दी गई, स्वास्थ्य सेवाएं दी गई, प्रशिक्षण दी गई, ये अलग हो गया। ये आदमी इसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया, ये आज भी जनसंख्या के दायित्व के रूप में जाना जा रहा है, जो केवल अपने भरण पोषण के लिए पूरा दिन संघर्षशील रहता है, दूसरों को कोई सेवाएं भी नहीं दे सकता। और ये शकल है जो पढ़ा लिखाया गया, जिसमें हर तरह का विकास किया गया, अब वो दूसरों को भी सेवाएं दे रहा है और खुद भी सेवा कर रहा है। ये आपका एक परिसंपत्ति के रूप में वर्णन है, और ये एक जनसंख्या दायित्व के रूप में वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब बिलास की कहानी भाई जो मैंने बताया आप देख लीजिए। बिलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता था। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। बिलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। अब उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन को भी देखभाल करता। यही कहने की कोशिश की जा रही है कि दोस्तों, बिलास जो है वो अपने वही परंपरागत काम में लगा रहा। उसने शिक्षण नहीं लिया, पर शिक्षण नहीं हुआ उसका, इस तरह से वह एक दायित्व के रूप में बना रहा। वहीं पे शकल की कहानी है दोस्तों। उसे शिक्षण मिला, प्रशिक्षण मिला, स्वास्थ्य सेवाएं मिली, हर तरह से उसका विकास किया गया, इसलिए वो एक परिसंपत्ति के रूप में बदल गया। ये देखिए इस तरह से इसका एक नगरीकरण के रूप में दिखाया जा रहा है। और ये बिलास है, एक देहात में ही रह रहा है और परंपरागत रूप से वही अपना जो उसके माता पिता करते थे वही कामों में वो भी लगा हुआ है। यानी ये एक जनसंख्या दायित्व के रूप में है और ये जनसंख्या परिसंपत्ति के रूप में दिखाई जा रही है यहाँ पे। आगे देखते हैं दोस्तों। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था। शकल क्या करता था? वो स्कूल जाता था, जबकि बिलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। बिलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी, यानी मछलियाँ बेचने का काम। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। उससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में क्या करती है? योगदान करती है। आगे दोस्तों, इसके इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसे उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की तरह मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसीलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। आगे देखते हैं दोस्तों। मानव संसाधन में शिक्षा चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। इसको हम अंडरलाइन करते हैं। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से उसके भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यहाँ देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वह उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं।
इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छ अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों की को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। वही चीज़ की बेसिकली व्याख्या किया जा रहा है दोस्तों। जापान जैसे देशों ने, यहाँ पे देखिए आप लोग, जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। वह विकसित धनी देश है। वह अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वह कैसे धनी बने, कैसे विकसित हुए, उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है, क्योंकि वो एक परिसंपत्ति के रूप में है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसे ये देश धनी विकसित बन गए। आगे दोस्तों, प्राथमिक उत्पादकों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तथा उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। आगे दोस्तों हम लोग जनसंख्या की गुणवत्ता देखेंगे। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि पर दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। दोस्तों एनसीईआरटी की यही खासियत है कि इसमें किसी भी स्टेटमेंट को अगर ध्यान से कंसेप्ट को पढ़ा जाए तो पूरी बात खुद ब खुद निकल के आ जाती है। शिक्षा के बारे में देखते हैं दोस्तों। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासनिक की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। यहाँ तक ये था दोस्तों गुणवत्ता से संबंधित, मानव परिसंपत्तियाँ से संबंधित। दोस्तों इसमें समझाने का प्रयास ये किया गया है कि जनसंख्या कितनी भी हो, अगर उसमें शिक्षा
की सुविधाएं देकर, स्वास्थ्य की सुविधाएं देकर, उसको प्रशिक्षण करा के उसी जनसंख्या को परिसंपत्ति के रूप में बदला जा सकता है, जो न केवल अपनी सेवाएं कर सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी विकास के लिए दरवाजे खोल सकता है, जो कि एक राष्ट्र की समृद्धि के लिए अति आवश्यक है। जैसा कि शकल का इसमें उदाहरण दिखाया जा रहा है कि शकल को शुरू से ही उसको पढ़ाया लिखाया गया, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, उसको प्रशिक्षण दिया गया तो इंजीनियर बन गया। वहीं बिलास अब को न पढ़ाया लिखाया गया, उसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रशिक्षण ना कराए गए, जिसके कारण वो परंपरागत रूप से अपने वही माँ बाप के कामों में लगा रहा। महिलाओं के ऊपर दोस्तों इसी में बताया जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया जाए तो वो भी गुणवत्तापूर्ण बन सकती हैं, अन्यथा उनको वही परंपरागत मजदूरी के रूप में अपने आप को ढालना पड़ता है, जो देश के विकास में योगदान नहीं करती और उनको परंपरागत रूप से वही वेतन मिलते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं अपने विद्यालय या क्रियाकलाप का जो है ये कोटेशन, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपने विद्यालय अपने पड़ोस के सह शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल प्रशासक से कहें कि वह आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े, मतलब शिक्षा के प्रशासक से कहें कि वह आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध करें, अगर उनमें कोई उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसकी गणना करें। मतलब दोस्तों वो गुणवत्ता से संबंधित बातें यह बेसिकली प्रयोग के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको लेकर पूरा पढ़ेंगे। प्रगत निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की, बड़ी संख्या में हाई स्कूल के दोस्तों वही प्रयोग यहाँ पे भी बताया जा रहा है। मानव गुणवत्ता से संबंधित स्वास्थ्य के बारे में हम लोग देखते हैं आगे। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाते? किसी व्यक्ति या स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपनी योगदान कहाँ पे है आगे दोस्तों, को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तथा इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इस तरह से दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में व्यक्तियों के स्वास्थ्य का गुणवत्ता से सुधार किया जाए, ताकि वो व्यक्ति एक मानव पूंजी, एक परिसंपत्ति के रूप में बदल सके, उसमें स्वास्थ्य का सुधार हो, जिससे उसका देश के विकास में योगदान दे सके, जो एक देश की समृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस चीज़ को बताने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल 529 उस टाइम का दोस्तों ये रेशियो दे रहा है। मेडिकल कॉलेज 303 डेंटल कॉलेज थे। केवल 4 राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। दोस्तों इस सुविधाओं से संबंधित बात की जा रही है। हम लोग बेरोजगारी को पढ़ते हैं क्योंकि बेसिकली हम लोग इस चीज़ को समझ सके हैं, उसी चीज़ को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
बेरोजगारी के बारे में देखते हैं तो शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने में फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्या? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जा सकती है जब पहली मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और ना ही जीतू सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 62 वर्ष के बीच है। दोस्तों ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, जिनकी उम्र 15 वर्ष से 62 वर्ष के बीच है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा। दोस्तों बेरोजगार किसे कहा जा सकता है, सीधा प्रश्न यहाँ से बनता है। बेरोजगार के लिए दोस्तों आप जानते हो, आदमी अगर कार्य करने का इच्छुक हो और उस श्रेणी में हो, उसे रोजगार न मिल सके तो उसे बेरोजगार की श्रेणी में डाला जाता है। आगे दोस्तों, भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमों और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में इसका शिक्षित बेरोजगारी है। यह कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे देहात में लोग काम करते हैं तो मौसमी स्तर पर वो रोजगार पाते हैं, कभी पाते हैं कभी नहीं पाते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी दूसरा वर्ड डाला जा रहा है दोस्तों, इसका मतलब है कि एक जगह पे जहाँ पे कम आदमी के द्वारा काम किया जा सकता है वहाँ पे अधिक से अधिक आदमियों का लगना, जबकि उतना उसे बेनिफिट ना मिल पाना, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है कि कम से कम जहाँ पे आदमियों की आवश्यकता थी, काम किया जा सकता था, वहाँ अधिक से अधिक आदमी लगे रहते हैं। देहातों में या ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, तो वो एक बेरोजगारी के श्रेणी में आते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ महीनों में तो रोजगार पाते हैं काम करने के लिए और कुछ महीनों में नहीं पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गुड़ाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। कुछ महीनों में काम करते हैं, कुछ महीनों खाली बैठे रहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों जो हमें अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय किसीगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, जिनकी आवश्यकता वहाँ पे नहीं, बेकार लगे हुए हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। यह है दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे दोस्तों, शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई। अब दोस्तों ग्रामीण से छोड़कर हम लोग नगरीय एरिया की बात करेंगे। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं नगरीय क्षेत्रों में। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक की कौशल की कमी है। दोस्तों पैराग्राफ में ज्ञान का यहाँ विस्तार थोड़ा किया जा रहा है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है।
युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। आगे दोस्तों, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी से क्या होती है? आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता क्या होती है? बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों का संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वह स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे, न कि एक परिसंपत्ति, एक समृद्धि के रूप में उभरेंगे। अगला पैराग्राफ दोस्तों, सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर अगर गिना जाए तो कम है, लेकिन उनकी गुणवत्ता नहीं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, उनसे कोई बेनिफिट, वो काम तो करते हैं लेकिन एक प्रच्छन्नता के रूप में करते हैं, उनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पूरे वर्ष करते प्रतीत हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुट जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। आगे दोस्तों थोड़ा सा और है, इसके बाद थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है तथा सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत में के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाई में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिक अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। कोटेशन है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। इसका यहाँ पे थोड़ा सा भी समझाने का कोशिश किया जा रहा है। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुछ अब ग्रामीण एरिया से नगरीकरण हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें सुधार तो हुआ है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीय क्षेत्र में चला गया है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। आइए जानने के लिए एक कहानी पढ़ें। दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं, एक गांव की कहानी है। बेसिकली ऐसा बनाकर इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को
किसी महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के ये किसी महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया जिसमें गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वही उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। दोस्तों आप लोग समझ रहे हो, इसमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी को कैसे हटाया जा सकता है, उसमें नया चीज़ कैसे सृजित किया जा सकता है। अगर किसी आदमी को उससे हटाकर अगर दूसरे क्षेत्र में कुछ प्रशिक्षण दे दिया जाए तो नई तकनीकी दे सकता है, नए तरह से उस काम को सृजित कर सकता है जो केवल उसी परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक समृद्धि के रूप में सामने आता है। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वह सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। दोस्तों अब ये थोड़ा थोड़ा प्रच्छन्न बेरोजगारी को कैसे हटाया जा सकता है, बेसिकली इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि दोस्तों वही आदमी जो कृषि में लगा था उसको हटा दिया गया वहाँ से, उसको कुछ नया काम सृजित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। अब वो उस समाज के लिए, उस गांव के लिए एक आर्थिक समृद्धि के रूप में लोगों को बना रही है। अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे। किसान खेतों में इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। इस समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक हो गया, वहाँ पे दर्जी हो गया, एग्रो इंजीनियरिंग का काम सृजित हुआ और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। तो ये था दोस्तों आपका दूसरा चैप्टर, संसाधन के रूप में लोग। इसमें बेसिकली पूरी तरह से आपको समझाया गया कि कैसे एक जनसंख्या को, चाहे वो उस देश के लिए दायित्व माना जाता हो, एक बोझ माना जाता हो, अगर उसमें शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा अगर अवसर दिया जाए तो वही व्यक्ति एक दायित्व, एक बोझ ना होकर वो देश की समृद्धि, उस समाज की समृद्धि, उस गांव की समृद्धि के लिए नए नए काम सृजित कर सकता है और प्रच्छन्न बेरोजगारी समाप्त की जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों संसाधन के रूप में लोग क्लास 9 भारतीय अर्थव्यवस्था का ये हमारा दूसरा चैप्टर था। इसके बाद हम दोस्तों अर्थव्यवस्था के हम तीसरे चैप्टर को जल्द ही पब्लिश करेंगे। इस तरह के वीडियो के लिए दोस्तों आप शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें दोस्तों, व हमारे चैनल को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार।